परीक्षा दिया, उसमें फर्स्ट टाइम फेल हुआ और बहुत कम मार्क्स आए। सेकेंड टाइम से मैंने फेल हुआ, वो मेंटली रूप से मुझे वीक कर दिया था। बिल्कुल जैसे तैसे पढ़ाई चल रहा था, रिस्क हमारा डबल हो चुका था। ऐसे सिचुएशन में बहुत दिन तक आप बियर नहीं कर सकते। 1 साल ये चीज़ें चलती रही। मेरे पिताजी ने इतना तक कहा था कि अगर ज़मीन बेचना पड़े तो तुम बेच दो। हमें लगा कि अब हम यहाँ से टूट जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णानंद मिश्रा और आप सभी का जोश टॉक पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक छोटे से गांव गांधीनगर सिमरी वहां से बिलोंग करता हूं। मेरा सफ़र बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे एक गांव के बच्चों का होता है। चूँकि गांव से बिलोंग करने के वजह से मेरा जो एडमिशन हुआ वो एक सरकारी स्कूल में हुआ और वहीं से मेरा स्कूलिंग शुरू हुआ। जैसे जैसे मुझे समझ आना शुरू हुआ, स्कूलिंग ख़त्म हुई और फिर कॉलेज लाइफ शुरू होता है। कॉलेज लाइफ शुरू होने में जो मेरा एडमिशन हुआ वो मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा में हुआ। कॉलेज लाइफ के बीच मुझे कुछ कुछ चीज़ें समझ में आना शुरू हो गया था कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। मारवाड़ी कॉलेज से मेरा इंटरमीडिएट होता है और इसके बाद मैंने अपना जो पढ़ाई का अगला जो पड़ाव था वो था सीए का, चार्टर अकाउंटेंसी। और ये जो सीए का जो फील्ड है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है और ये काफ़ी कहा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है सीए का परीक्षा। मेरा सीपीटी का जो स्टडी था वो शुरू हुआ और सीपीटी करते बीच में कई बार मेरा जो स्ट्रगल है वो देखने को मिला और मुझे यह महसूस हुआ कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आप पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो सीपीटी में जब मैंने फर्स्ट टाइम फेल हुआ तो उस टाइम में फिर मुझे ये समझ में आना शुरू हुआ कि ये जो पास होता है ये पास करना कितना ज़रूरी होता है। चूँकि जब सीपीटी में एडमिशन हुआ तो बस सर ने कहा और एडमिशन ले लिया, चूँकि यह कॉमर्स का सबसे बेहतरीन फील्ड है। अब सीपीटी में एडमिशन तो हमने ले लिया, अब उसके बाद जो हमने परीक्षा दिया उसमें फर्स्ट टाइम फेल हुआ और बहुत कम मार्क्स आए। उस टाइम 100 मार्क्स पे पास होना होता था और मुझे याद है कि वो शायद 60 मार्क्स या 65 मार्क्स ऐसा कुछ आया था जब मैं फेल हुआ था। इसके बाद जब नेक्स्ट प्रिपरेशन हमने शुरू करा नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत हमने करा और बहुत सारे सपोर्टिव भी रहे हैं। टीचर का जो सपोर्ट रहा वो मेरे लिए बहुत अहम था उस समय। अब सेकेंड टाइम से भी मैंने फेल हुआ और जब मैं फेल हुआ तो उसके बाद बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अब जो मेरे दोस्त थे, लगभग कोचिंग में कुछ 15-20 छात्र थे जिसमें से कि 6-7 पास हो चुके थे और बाकी के 6-7 में एक मैं भी था। अब सवाल ये था कि आगे का तैयारी कैसे किया जाए। वो फ्रस्ट्रेशन तकरीबन 2 से 3 महीना रहा और मैं दरभंगा में बिल्कुल जैसे तैसे पढ़ाई चल रहा था। मुरारी झा जिन्होंने मुझे दिल्ली से फ़ोन किया वो उससे पहले के एग्ज़ाम में पास हो चुके थे और उनका आईपीसीसी के लिए वो दिल्ली जा चुके थे। उनका कॉल आता है मेरे मदर को और उन्होंने उनसे कहा कि कृष्णा का क्या प्रॉब्लम है वो मुझे पता है और उनका टिकट मैंने बना दिया है और उन्हें परसों का ट्रेन है और उन्हें दिल्ली आना है। अब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा गांव का लड़का जिसने कभी शहर देखा ना हो उसके लिए तुरंत में ये बातें आती है कि आपको शहर जाना है और वहीं पर पढ़ाई करना है। महज उस समय मेरा जो उम्र था वो तकरीबन 17 साल का उम्र था, 16 से 17 साल। और चूँकि सरकारी स्कूल से पढ़ा था तो इसके लिए मेरा लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम था जिसके वजह से मुझे बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। इतना दिन तक हमने एक ख्वाब पाला हुआ था कि एक अच्छे नौकरी पाएंगे और उस नौकरी के दम पर जो कुछ कर पाएंगे देश की सेवा कर पाएंगे। मेरे माताजी, मेरे पिताजी और मेरा जो पूरा परिवार है वो हमेशा मेरा बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। अब मैं आईपीसीसी में फेल हो चुका था और जब आप किसी एग्ज़ाम में पहले बार फेल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको इन चीज़ों को फिर से रीस्ट्रक्चर्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है।
मुझे याद है कि ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती थी। सीपीटी क्लियर होने के बाद, आईपीसीसी में फेल होने के बाद अब मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। चूँकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो जो फाइनेंशियली कंडीशन होता है वो आप समझ सकते हैं। अब मेरे पास फिर से एक बार सोचने के लिए वक्त था और मैंने फिर से तैयारी में झोंका खुद को। लेकिन उस समय मुझे एक ऐसे परेशानी आ गया जो सबको आती है, खास करके एग्जाम से कुछ दिन पहले, चाहे आप इसे बहाना समझिए या जो चीज़ें समझ सकते हैं, वो मेंटली रूप से मुझे वीक कर दिया था। मैं बिल्कुल ही हेल्थ से कमज़ोर हो चुका था और इस बार भी मैं फेल हो चुका था। अब सफ़र थोड़ी और आगे क्रिटिकल होते गई। अब मुझे थोड़ा सा समझ में ये आ रहा था कि क्यों ना हम यहाँ से प्लेसेस चेंज करें, क्यों ना हम यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में भी प्लान करें कि चलो कुछ और भी ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे लिए। हमने सीए का फील्ड को जारी रखते हुए कुछ और चीज़ों के बारे में, दुनिया के बारे में रिसर्च करने का एक थिंकिंग बनाया। मैं वहाँ से आसाम के लिए मूव किया, जहाँ पे मेरे पिताजी का बिजनेस है। मैं वहाँ पर भी अपना तैयारी करता था और साथ में उनके बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करता था। और वहीं पर मुझे एक चीज़ समझ में आया कि अगर आपको नौकरी मिलती है तो केवल आपका परिवार खुशहाल हो सकता है, लेकिन अगर आप नौकरी देने के लिए कुछ ऐसा कुछ कर पाते हैं तो वो सबसे बड़ी चीज़ें होती है। मुझे याद है वो दिन जब मैं आसाम में था और आसाम के एक लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और वहाँ पर बातें चल रही थी कि भाई तुम कहाँ से, तुम बिहारी हो? तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैं मिथिला से हूँ, मैं एक मैथिल हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना नाम मैथिली में लिख के दिखाओ, और मैं वहाँ पर अक्षम हो गया। मैं वहाँ पर लिख के नहीं दिखा पाया, चूँकि मुझे देवनागरी आती थी और यहाँ पर मैथिली भाषा जो मिथिलाक्षर होती है उन चीज़ों को कभी बताया नहीं गया। जबकि हमारे इतिहास अगर आप देखें तो आपको ऐसा दिखने को मिलेगा कि मिथिला का इतिहास बहुत पुराना है, इसका एक अपना भाषा है। मैंने वहाँ पर उस भाषा में, मैथिली भाषा में नहीं लिख के दिखाया, जिसके वजह से उन्होंने मुझे बहुत सुनाए और मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं आज से इस पे चीज़ें, मैंने मन ही मन सोचा कि मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँगा। मैंने ये सारी चीज़ें पता करने की कोशिश किया कि आज तक मिथिला में कौन ऐसे हैं जिन्होंने मिथिलाक्षर के ऊपर, ये समय है शायद 2015 या 16 की होगी, मैंने वहाँ पर इन सारी चीज़ों को बिल्कुल रिसर्च किया था। और इसके बाद मैंने एक चीज़ अपने मन में ठान लिया था कि मुझे मिथिला के लिए कुछ करना है। एंड क्या करना है ये पता नहीं है, बट कुछ करना है। हमने प्लान करा कि अब हम शहर में नहीं रहेंगे, अब हमें जाना है गांव और वहीं पर कुछ करना है। अब जब गांव आएंगे तो करेंगे क्या? सबसे बड़ी सवाल ये थी कि गांव में आकर के करना क्या है। तो एक चीज़ था कि अब एजुकेशन हम दे सकते हैं, हम टीचिंग कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ था कि हम चूँकि कॉमर्स और सीए के स्टूडेंट रहे हैं तो टैक्सेशन की सर्विसेज इजीली हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद लॉकडाउन का वो समय था, आपको याद होगा कि उस टाइम में जब लॉकडाउन आई तो बहुत सारे दुकानें बंद हो गई, बहुत सारी कंपनी बंद हो गई और बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो कि सामान्य तौर पर वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। अब आप समझ सकते हैं कि रिस्क हमारा डबल हो चुका था, क्योंकि अब जेब में पैसे नहीं थे और यहाँ पर आने के बाद कोई ऐसा काम धंधा बचा नहीं था, क्योंकि आप घर में बंद हैं। अब हमने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे लिए रास्ता बंद नहीं है, अब हम वापस तो जाएंगे नहीं, हम यहीं से कोचिंग का प्लान करते हैं। और हमने कॉमर्स का क्लासेज स्टार्ट करा। अब ऑनलाइन चूँकि चीज़ें चल रही थी, अब हमने ऑनलाइन अपना एडवर्टीजमेंट शुरू किया कि अगर किसी को कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत हो तो वो हमसे ले सकते हैं। कॉमर्स की क्लासेस हम घर बैठे उन्हें ऑनलाइन पढ़ाएंगे, और ये ऑनलाइन की सबसे फर्स्ट इंस्टांस की ये ट्रेंडिंग चल रही थी। अब यहाँ पर सवाल ये थी कि हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं था और हमने एक ऐसा फ्लैट बुक कर रखा था जो महीने का महीने उनको जाना ही जाना था। इनकम कुछ नहीं, एक्सपेंस डबल, ऐसा हाल था। ऐसे सिचुएशन में बहुत दिन तक आप बियर नहीं कर सकते। एक साल ये चीज़ें चलती रही। लॉकडाउन ने पूर्ण रूप से तबाह कर दिया था। मेरे साथ जो आए थे ऋषि भाई, उनका भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब, और ये सारी चीज़ें जैसे तैसे करके मैं मैनेज कर रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि अब क्या करेंगे। अब ऐसा सिचुएशन आ गया था कि अब हमें फिर से वापस जाना था। हमने कंसल्टेंसी की सर्विसेज शुरू किया, वो भी उस प्रकार चला नहीं, क्योंकि भैया टैक्स कौन देंगे, अभी तो कोविड चल रहा है, इनकम है ही नहीं तो टैक्स कहाँ से देंगे। खैर ये सारी चीज़ें चलती रही।
जब गांव में ये सारी समस्याएं देखा लॉकडाउन के वजह से, तो हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट करने का प्लान करा और वो स्टार्टअप था जगमग मिथिला। जगमग मिथिला एक एलईडी बनाने वाली कंपनी है और ये कंपनी हम धीरे धीरे इसको फॉर्म कर रहे हैं और सारी चीज़ें इसमें हो रही है। अब ये जो स्टार्टअप हमने स्टार्ट करा तो तमाम सारे चैलेंजेस आने लगे। ये चूँकि आप अगर स्टार्टअप प्लान करते हैं तो इससे बहुत सारे लोगों की भलाई होती है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलती है। ये स्टार्टअप धीरे धीरे हमने आगे बढ़ाया और इस समय तकरीबन 300 से ज़्यादा काउंटर्स हमारे पास हैं और हम धीरे धीरे नए नए क्षेत्र में एंट्री कर रहे हैं। इसकी शुरुआत बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट से हुई और ये चूँकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर मैं बताऊं आपको तो मेरे पिताजी ने इतना तक कहा था कि अगर ज़मीन बेचना पड़े तो तुम बेच दो, अगर तुम्हें जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें तुम्हें अवेलेबल हैं। लेकिन हमने एक चीज़ हमेशा से सुना था कि अपने कदम पे खड़ा होना। अब सवाल ये था कि हम इन्वेस्टमेंट लाए तो लाए कहाँ से, तो हमने प्लान करा कि हम बैंक को मूव करेंगे। लेकिन बैंक के जो प्रोसेस हैं वो आपको भी पता है कि लोन के लिए कितनी सारी दिक्कतें होती है। तो हमने हमारे एक जान पहचान के रिलेटिव ही, दूर के रिलेटिव हैं, उनको मैंने देखा कि वो पैसे को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं फिक्स डिपॉजिट के रूप में बैंक में। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपना पैसा मुझे दे दीजिए और आपको जितना एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा वो मैं आपको पे आउट करूंगा। अब ये सारी चीज़ें तो हमने शुरू कर दिया, लेकिन पता नहीं था कि आगे आने वाले चैलेंजेस कितने होंगे। बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस आए जब हमें लगा कि अब हम यहाँ से टूट जाएंगे। ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैंने कहा कि जब बाइक में रिवर्स गियर नहीं होता है फिर भी वो चलती है तो हम क्यों ना लगे रहें। मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और जिद को अपना जिम्मेदारी समझकर आगे बढ़ना शुरू किया और जगमग मिथिला को हर गांव, तकरीबन 500 गांव के आसपास, 400 से 500 गांव, चाहे वो मधुबनी हो, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे वो समस्तीपुर हो। मुझे याद है कि मैं कुछ दिन पहले ही 400 किलोमीटर बाइक से राइड करके जा करके एक व्यक्ति को, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि सर मुझे किसी भी हाल में चाहिए तो चाहिए जगमग मिथिला, और वो सेम डे उन्होंने कहा कि आज ही मुझे चाहिए। मैंने उनको देने के लिए 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अप और 200 किलोमीटर डाउन, ये सारी चीज़ें हमने मूव करा। अब छोटे से टीम बना करके हमने काम करना शुरू किया जगमग मिथिला का और ये सारी चीज़ें चलती गई। जगमग मिथिला एक लेवल पे पहुंचा और मेड इन मिथिला का एक मुहिम जोरों से चलने लगा। बहुत सारे लोगों का कॉल आने लगा कि सर मैं भी यहाँ पर मेड इन मिथिला के तहत कुछ करना चाहता हूँ। आज के समय में तकरीबन 5 से 7 हज़ार पीसेस पर मंथ हम आगे तक सेल आउट कर पाते हैं और धीरे धीरे ये रेशियो बढ़ती ही जा रही है। रोजगार का जो हमारा प्रोसेस है वो, चूँकि हमारे मेंटलिटी यही था कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, अगर आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाते हैं तो यही आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, और हमने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया। स्टार्टअप के लिए मेरा एक मैसेज है आप सभी के लिए, चूँकि मेंटलिटी ये है यहाँ पर कि केवल नौकरी, चाहे सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी जो कि हम आउट स्टेशन करेंगे, किसी अन्य राज्य में करेंगे, तो मैं उनसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आपका जीवन यापन किस प्रकार है शहर में, ये सभी को पता है और आप भी भली भांति जानते हैं। इसलिए हमारे समाज में यह एक सोच होनी चाहिए कि यहाँ पर नए नए स्टार्टअप का बिल्डअप होनी चाहिए। अगर हर एक स्टार्टअप कम से कम 10 से 20 लोगों को रोजगार देना शुरू कर दिया तो मेरा यह मानना है कि आने वाले कुछ ही समय में हम यहाँ पर बहुत बड़े एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का चेन तैयार कर पाएंगे, जिसके वजह से हम माइग्रेशन को रोक पाएंगे। और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 2 चीज़ों के निश्चितता जरूरी है। एक तो आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए स्वयं के प्रति कि आपको कभी भी पीछे नहीं देखना है, मूव फॉरवर्ड। आपको केवल और केवल वही करना है जिसके लिए आप प्रतिबद्ध हैं। दूसरी चीज़ें कि इन चीज़ों को हमें बार बार करते रहना है, और ये सारी चीज़ें चलते रहेंगे तो आप अपना स्टार्टअप का स्टैंडेबिलिटी दे पाएंगे, जिसके वजह से लोगों को रोजगार मिल पाएगा। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू, और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।